हम आपको भारत के उस कप्तान की कहानी दिखाना चाहते हैं जो वर्ष 2011 के वर्ल्ड कप की भारतीय टीम में अपनी जगह नहीं बना पाया था। लेकिन समय का चक्र देखिए कि आज 12 साल बाद वही खिलाड़ी 2023 के वर्ल्ड कप में भारत की क्रिकेट टीम का कप्तान है और इस खिलाड़ी का नाम है रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा अब वर्ल्ड कप जीतने की बिल्कुल दहलीज पर खड़े हुए हैं। एक और मैच भारत ने अगर अहमदाबाद में जीत लिया तो वर्ल्ड कप भारत का होगा। जनवरी 2011 में जब बीसीसीआई ने वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया था, तब संभावित खिलाड़ियों में नाम होते हुए भी रोहित शर्मा को उस टीम में जगह नहीं मिली थी। और तब सेलेक्टर्स का मानना था कि रोहित शर्मा उस समय भारतीय टीम के लिए फिट नहीं थे। यह वो समय था जिसने रोहित शर्मा को अंदर से काफी तोड़ दिया था। रोहित शर्मा बहुत निराश हो गए थे। अब आपको फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं। 31 जनवरी 2011 को रोहित शर्मा ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में लिखा कि वो वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा नहीं बनकर बहुत दुखी हैं और अब उन्हें यहां से आगे बढ़ना होगा। वो लिख रहे हैं कि नाउ आई विल हैव टू मूव ऑन, आई वॉन्ट टू मूव ऑन। लेकिन वो सब कुछ तब ये ईमानदारी से मान रहे थे कि ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। बड़ी स्क्रीन पर जरा उस ट्वीट को एक बार आप देख लीजिए। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूं ताकि आप भी इस ट्वीट को देख पाएंगे। और वो क्या कह रहे हैं देखिए। इसमें लिखा है, रियली डिसअपॉइंटेड ऑफ नॉट बीइंग द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप स्क्वाड। आई नीड टू मूव ऑन फ्रॉम हियर बट ऑनेस्टली इट वॉज अ बिग सेटबैक। निराशा से भरा यह ट्वीट है रोहित शर्मा का और यह बात है 2011 की। बहुत कम लोग जानते हैं कि भारतीय टीम में विराट कोहली से पहले रोहित शर्मा का डेब्यू हुआ था। लेकिन इसके बावजूद विराट कोहली की तरह रोहित शर्मा 2011 की वर्ल्ड कप टीम में अपनी जगह बनाने से चूक गए थे। तो 2011 की टीम में विराट कोहली तो खेले, लेकिन रोहित शर्मा उस वर्ल्ड कप की टीम में नहीं खेल पाए। और आपको याद होगा तब भारत ने वर्ल्ड कप जीता भी था और विराट कोहली ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद सचिन तेंदुलकर को अपने कंधों पर उठाया था। और रोहित शर्मा शायद दूर से ये सब कुछ होते हुए देख रहे थे और उन्हें लंबे समय तक इस बात का अफसोस रहा कि इस वर्ल्ड कप विनर टीम का वो हिस्सा नहीं बन पाए। लेकिन यह भी सच है कि इस अफसोस को उन्होंने कभी भी खुद पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि इसकी जगह उन्होंने सही समय का इंतजार किया। और इस इंतजार के बाद जब उन्हें मौका मिला तो उस मौके को उन्होंने बेहतरीन क्षणों में बदल दिया और यह बताया कि जिंदगी में दोबारा कैसे उठा जाता है। रोहित शर्मा के सफर को आप इन दो ट्वीट से समझ सकते हैं। इनमें एक ट्वीट जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया वर्ष 2011 का है, जब वर्ल्ड कप की टीम में जगह नहीं मिलने से रोहित शर्मा को धक्का लगा था। और एक ट्वीट आज का है जिसमें उन्होंने लिखा है वन फाइनल पुश, यानी एक और धक्का, बस एक धक्का और दो। रोहित शर्मा वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत के पहले ऐसे कप्तान हैं जिनका विनिंग परसेंटेज 100% है। और यही वजह है कि आज भारत के करोड़ों लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय टीम को रोहित शर्मा से अच्छा कप्तान शायद मिल नहीं सकता, क्योंकि उनके पास कपिल देव जैसा विजन है, सौरव गांगुली के जैसा अग्रेशन है और महेंद्र सिंह धोनी के जैसा धैर्य है। यानी रोहित शर्मा आज सबके हीरो बने हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वर्ष 2021 में रोहित शर्मा को भारतीय टीम की कप्तानी जब मिली थी, तब उस समय लोगों ने क्या कहा था? तब हमारे ही देश के कुछ लोगों ने रोहित शर्मा के वजन को लेकर कई तरह की टिप्पणियां की थी। कहा था कि वो तो अनफिट है। और इस साल वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले भी कुछ लोगों ने उनकी उम्र को लेकर भी सवाल उठाए थे और कहा था कि हमें तो युवा टीम चाहिए, हमें युवा कप्तान चाहिए। रोहित शर्मा इस समय 36 साल के हैं और वो वर्ल्ड कप में भारत के अब तक के सबसे उम्र दराज कप्तान है। वर्ष 1983 में जब कपिल देव ने भारत को वर्ल्ड कप जिताया था, तब कपिल देव की उम्र थी 24 साल। 2011 में जब भारत ने दोबारा वर्ल्ड कप जीता, तब कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की उम्र थी 29 साल। लेकिन रोहित शर्मा इस समय 36 साल के हैं और इसीलिए जब यह वर्ल्ड कप शुरू हुआ तब उनके वजन और उनकी उम्र को लेकर कई तरह की बातें की गई। लेकिन रोहित शर्मा ने इन बातों को कभी भी खुद पर हावी नहीं होने दिया और वो टीम के एक
टीम के लिए एक ऐसी शुरुआत बन गए जिससे अब भारत के लोग शुभ मान रहे हैं। यहां पर एक और बड़ी बात यह है कि रोहित शर्मा भारतीय टीम के वो खिलाड़ी हैं जो रिकॉर्ड से परे हैं, वो रिकॉर्ड्स के लिए नहीं खेलते। अक्सर जब भी क्रिकेट की बात होती है और इस वर्ल्ड कप को भी आगे चलकर कई वर्षों के बाद जब याद किया जाएगा तो ज्यादातर लोग सिर्फ रिकॉर्ड्स को देखेंगे। मान लीजिए किसने सबसे ज्यादा रन बनाए, किसने सबसे ज्यादा विकेट लिए, इस तरह के रिकॉर्ड्स को देखकर ही लोग खिलाड़ियों को आंकते हैं और उनके प्रदर्शन को आंकते हैं। लेकिन कई बार रिकॉर्ड्स भी आपको सही तस्वीर नहीं दिखाते। रोहित शर्मा के नाम पर आपको सबसे ज्यादा शतकों और सबसे ज्यादा रनों के रिकॉर्ड शायद नहीं मिलेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा कभी भी रिकॉर्ड्स के लिए खेलते ही नहीं है। कल भी जब सेमीफाइनल में रोहित शर्मा बैटिंग करने के लिए आए तो उन्होंने टीम को वो शुरुआत दिलाई जिसकी वजह से भारत सेमीफाइनल में अब तक का सबसे विशाल स्कोर खड़ा कर पाया। और इस विशाल स्कोर में कहने के लिए तो रोहित शर्मा ने 47 रन ही बनाए थे, जिससे कि हम ये भी कह सकते हैं कि एक अर्धशतक से भी 3 रन कम बनाए। लेकिन ये 47 रन जिस तेजी से और जिस अंदाज से, जिस आक्रामक अंदाज से उन्होंने बनाए, उससे यह पता चलता है कि रोहित शर्मा बैटिंग करते हुए सिर्फ टीम का स्कोर देख रहे थे, सिर्फ टीम के बारे में सोच रहे थे और अपने रिकॉर्ड पर उनकी कोई नजर नहीं थी। बहुत सारे लोग, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे ही होते हैं जो जिस समय टीम की जो स्थिति होती है वो उसके हिसाब से खेलते हैं और वो ये बिल्कुल नहीं देखते कि रिकॉर्ड क्या कह रहे हैं। वैसे तो आप जानते हैं पिछले 24 घंटे से सिर्फ विराट कोहली की बैटिंग की बात हो रही है, सिर्फ विराट कोहली के रिकॉर्ड की बात हो रही है, विराट कोहली के शतक और 50 शतकों की बात हो रही है। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, वाकई में वो एक शानदार खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, बात होनी भी चाहिए। लेकिन रोहित शर्मा की बात सबसे कम हो रही है क्योंकि शायद उन्होंने अर्धशतक नहीं लगाया, शायद उन्होंने कल कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया इसलिए। लेकिन कल जिस तरीके से वो खेले, जो ओपनिंग स्टार्ट उन्होंने भारत की टीम को दिया है, उसी की वजह से आगे के जो बैट्समैन हैं भारत के, वो अपनी अपनी पारियां इतनी अच्छी तरीके से खेल पाए। ये ठीक वैसा ही है जब लोग किसी विशाल और बहुत ही सुंदर बिल्डिंग को देखते हुए ये भूल जाते हैं कि उस बिल्डिंग की नींव किसने तैयार की थी। और रोहित शर्मा की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है, जो आंकड़ों और रिकॉर्ड्स में शायद उतनी फिट नहीं बैठती, लेकिन उनकी कहानी से यह सीखा जा सकता है कि जीवन में अगर दोबारा उठो तो ऐसे उठो। और यह कहानी सिर्फ अकेले रोहित शर्मा की नहीं है, एक और खिलाड़ी है इस टीम में जिनकी यही कहानी है। और इसी तरह का संघर्ष मोहम्मद शमी का भी है। मोहम्मद शमी 33 साल के हैं, रोहित शर्मा 36 साल के हैं और शमी उनसे 3 साल छोटे हैं। मोहम्मद शमी को पहली बार वर्ष 2013 में भारतीय टीम में मौका मिला था, लेकिन इसके बाद उनके करियर में काफी उतार चढ़ाव आते रहे और उनका निजी जीवन भी काफी विवादों से भरा रहा। यानी निजी जीवन में और प्रोफेशनल करियर में अगर किसी ने सबसे ज्यादा संघर्ष देखा है हाल के कुछ वर्षों में तो वो मोहम्मद शमी होंगे। और एक समय ऐसा आया जब वो लंबे समय के लिए भारत की टीम से बाहर हो गए और ये कहा जाने लगा कि मोहम्मद शमी का करियर अब समाप्त हो चुका है और अब वो वापसी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बॉलर के लिए 33 साल की उम्र बहुत ज्यादा मानी जाती है, फास्ट बॉलर के लिए तो बहुत ही ज्यादा। लेकिन मोहम्मद शमी ने अपने मुश्किल समय में भी खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उन्होंने सही समय का इंतजार किया और जब इस इंतजार के बाद उन्हें टीम में दोबारा मौका मिला और वो हार्दिक पांड्या की जगह वर्ल्ड कप में खेलने के लिए वापस आए तो उन्होंने अपनी कहानी और अपनी तकदीर दोनों बदल दी। उन्होंने लंबे इंतजार के बाद मेरे इस मौके को एक मुकाम बना लिया और इतना शानदार प्रदर्शन किया कि अब वो न सिर्फ इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं, बल्कि वो वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी अब बन गए हैं। बड़ी बात यह है कि मोहम्मद शमी, हम पहले भी आपको कह रहे हैं कि रिकॉर्ड्स तो अलग है, लेकिन मोहम्मद शमी अपने दम पर भारत को मैच जिताते हुए आ रहे हैं। मोहम्मद शमी का संघर्ष बताता है कि अगर सही समय का इंतजार किया जाए, और ये वो समय जो होता है जिसे हम लोग बुरा समय कहते हैं, उस बुरे समय में निराशा की जगह पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ जिंदगी दोबारा उठने का अगर आपको मौका देती है, उस दौरान
जो आपका निराशा का समय होता है, उस दौरान अगर आप अपनी परिश्रम में कोई कमी ना आने दें, अपनी इच्छा शक्ति को बरकरार रखें और आपके पेट में जो आग लगी है उस आग को और ज्यादा बढ़ने दें, तो फिर वो मौका आपसे कोई छीन नहीं सकता। और जब वापसी होती है तो ऐसे होती है जैसे मोहम्मद शमी ने की है। तो दुनिया जब सिर्फ रिकॉर्ड्स के बारे में बात कर रही है, हम आपको आज दो कहानियां दिखाना चाहते थे, दो फाइटर्स की कहानियां दिखाना चाहते थे, और जो आपको यह बताता है कि समय का चक्र और समय कितना बलवान होते हैं, जो आपको यह बताता है कि अगर वापसी करो तो ऐसी करो। रोहित शर्मा का हमने वो दौर आपको दिखाया जब वो निराश हो गए थे, और निराशा के दौरान उन्होंने अपनी मेहनत में कमी नहीं आने दी और अपनी इच्छा शक्ति को भी बरकरार रखा। इसी तरह शमी को भी आप देख सकते हैं, उनका भी बहुत बुरा दौर रहा, समय बहुत बुरा रहा बीच में। उस दौरान वो निराश नहीं हुए, उन्होंने मेहनत करनी बंद नहीं की बल्कि और ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। और दोनों के साथ एक बात है, दोनों के अंदर वापसी की एक आग थी, अपने आप को साबित करने की एक आग थी। और आज ये दोनों ही भारत के सबसे मजबूत मैच विनर्स हैं। अब हम आपको यह बताएंगे कि क्या रोहित शर्मा की कप्तानी वाली ये टीम भारत के क्रिकेट के इतिहास में अब तक की सबसे बढ़िया टीम है, सर्वश्रेष्ठ टीम है। यानी कपिल देव, सौरव गांगुली और धोनी की टीमों से भी बेहतर आज की ये रोहित शर्मा की टीम है। भारत की टीम अब तक के वर्ल्ड कप्स में 8 बार सेमीफाइनल में पहुंची है, 4 बार फाइनल में पहुंची है, और अब तक भारत इनमें से 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है। भारत की इस वर्ल्ड कप यात्रा को आप 3 युगों में बांटकर देख सकते हैं, जिनमें पहली टीम वो है जिसने कपिल देव की कप्तानी में वर्ष 1983 का वर्ल्ड कप जीता था। भारत ने जीत का मजा, एक चैंपियन बनना क्या होता है, पहली बार वो अनुभव किया था भारत ने। तब कपिल देव की यह टीम एक अंडरडॉग टीम थी, अंडर कॉन्फिडेंट टीम थी, जिसे दुनिया में कोई भी गंभीरता से नहीं ले रहा था, और उस समय के वर्ल्ड कप में भारत को सबसे कमजोर टीम माना गया था। लेकिन बाद में कपिल देव की कप्तानी में इस टीम ने वर्ल्ड कप जीतकर एक इतिहास रच दिया, और तब दुनिया ने पहली बार भारत को वर्ल्ड चैंपियन कहकर बुलाया था। और हमारे अपने देश में लोग सोच रहे थे कि यह तो एक चमत्कार है, क्योंकि उन्होंने ऐसे चमत्कार की उम्मीद नहीं की थी। तो 1983 की जो जीत थी, ये एक चमत्कार की तरह थी, और कपिल देव उस समय सिर्फ 24 साल के थे। इसके बाद दूसरा युग आप अगर देखना चाहें तो वो है वर्ष 2011 में, जब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। ये वो दौर था जब भारतीय टीम में ट्रांजिशन का दौर चल रहा था, बदलाव का दौर चल रहा था, और हम चैंपियंस की तरह सोचने लगे थे, हम अपने आप को चैंपियन मानने लगे थे, और हमें यह विश्वास होने लगा था कि अब हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और टीम में बदलावों का एक दौर चल रहा था, हम भविष्य की टीम तैयार कर रहे थे, युवाओं की एक टीम तैयार कर रहे थे, ऐसे खिलाड़ियों को हम टीम में ला रहे थे जिनके साथ भारत एक लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक, जिनके साथ भारत आगे चलकर अगले वर्ल्ड कप या आगे चलकर अच्छा प्रदर्शन कर सकता था। तो यह ट्रांजिशन का दौर था, बदलाव का दौर था, नए नए प्रयोगों का दौर था, और धोनी ने एक नई तरह की कप्तानी दुनिया के सामने पेश की। तो दूसरा युग ये था। लेकिन आज उसके भी 12 साल बाद जब भारत की टीम रोहित शर्मा की कप्तानी में वर्ल्ड कप खेल रही है, तब हमारे लिए ट्रांजिशन का, प्रयोगों का यह दौर भी अब समाप्त हो चुका है। और अब भारत की टीम तमाम तरह के प्रयोग करने के बाद, ट्रांजिशंस के बाद, बदलावों के बाद स्थापित हो चुकी है, एस्टेब्लिश्ड हो चुकी है, और शायद ये अब तक की सर्वश्रेष्ठ टीम मानी जाएगी, क्योंकि अब सब बदलावों का दौर खत्म हो चुका है, सारे प्रयोगों का दौर खत्म हो चुका है, और तमाम मेहनत बदलावों, प्रयोगों के बाद, ट्रांजिशन के बाद जो एक सोने की जो टीम निकल कर आती है, वो ये टीम है। अब वर्ल्ड कप में किसी बड़ी टीम के खिलाफ मैच जीतना हमारे देश में चमत्कार नहीं लगता। अब वर्ल्ड कप जीतना हमारे देश में चमत्कार नहीं लगता, बल्कि अब हमारी टीम को जीतने की एक आदत सी पड़ गई है। और अब भारत में क्रिकेट एक ऐसे युग में है जहां भारत की मौजूदा टीम को अब तक की सबसे महानतम टीम कहना शायद गलत नहीं होगा। हालांकि बहुत सारे लोगों के बीच ये धारणा है कि ये अब तक की सबसे युवा टीम है, तो ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये अब तक की सबसे युवा टीम है। आंकड़े आपके सामने रखते हैं। 1983 में वर्ल्ड कप जीतने वाली हमारी टीम की औसत उम्र थी 27.1 वर्ष। 2011 में वर्ल्ड कप जीतने वाली धोनी की टीम की औसत उम्र थी
28.3 वर्ष। लेकिन इस बार फाइनल खेलने वाली रोहित शर्मा की टीम की औसत उम्र है 31.3 वर्ष। और मौजूदा वर्ल्ड कप में भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत की टीम की औसत उम्र सबसे ज्यादा है। इसलिए बहुत सारे लोग जो ये सोचते हैं कि ये युवा टीम है, वो गलत है। ये युवा टीम नहीं है, बल्कि 83, 2011 और 2023 को अगर आप इनकी तुलना करें तो सबसे उम्र दराज टीम यही है। और पहली बार हमारी टीम ऐसी है जिसमें औसत उम्र खिलाड़ियों की 30 साल से भी ऊपर है। 31.3 वर्ष है औसत उम्र। और टीम के कप्तान की उम्र है 36 साल। भारत में क्रिकेट के मौजूदा युग को आप कुछ और बातों से भी समझ सकते हैं कि हमारे यहां क्या बदलाव आए हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि इस समय भारत के टैलेंट पूल में 25 से 30 शानदार और टैलेंटेड खिलाड़ी ऐसे हैं जो अब भी वर्ल्ड कप में आकर भारत के लिए खेल सकते हैं, किसी भी टीम में खेल सकते हैं और वो किसी भी पोजीशन पर खेल सकते हैं। यानी भारत के पास इस समय खिलाड़ियों की कमी नहीं है। हमारा टैलेंट पूल इतना बड़ा है, उसका इतना विस्तार हो चुका है कि एक जमाने में जहां हमारे 11 खिलाड़ी नहीं मिलते थे वर्ल्ड क्लास, आज हमारे पास 30 से 40 वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास एक समय में 4 टीमों के बराबर खिलाड़ी वर्ल्ड कप खेलने के लिए पूरी तरह से बेंच पर तैयार बैठे हैं। यानी आज हम एक नहीं, वर्ल्ड कप खेलने के लिए, वर्ल्ड कप जीतने के स्तर वाली एक नहीं 4 टीम हम बनाकर खेल सकते हैं। आज इतना बड़ा हमारे पास टैलेंट पूल है जो कि इससे पहले कभी नहीं था। इससे पहले हम कुछ खास खिलाड़ियों पर हमेशा आधारित रहते थे। अगर बॉलिंग है तो 1 या 2 बॉलर पर ही हमेशा आधारित रहते थे। अगर बैटिंग है उसमें भी 1 या 2 बैट्समैन पर ही हमेशा हम आधारित रहते थे। आपको याद होगा सचिन तेंदुलकर का युग, जब सचिन तेंदुलकर ने लगभग 20 वर्षों तक अपने कंधों पर भारतीय क्रिकेट की और भारतीय बैटिंग का पूरा बोझ अपने दम पर उन्होंने सहा। और आप याद कर लीजिए, जब सचिन तेंदुलकर आउट होते थे तो लोग अपना टीवी बंद कर देते थे और सोचते थे कि अगर सचिन आउट हो गए तो अब जीतने का कोई चांस नहीं है। लेकिन आज ऐसा नहीं है। अगर आज आप देखेंगे तो टीम में बहुत गहराई है। दूसरा पॉइंट यह है कि आज जो भी नया खिलाड़ी भारत की टीम में खेलने आता है उसका एक्सपोजर लेवल जबरदस्त है। और वो खिलाड़ी टीम के लिए नया होते हुए भी नया नहीं रहता। वो खिलाड़ी फ्रेशर जैसा नहीं दिखता। अब नए खिलाड़ियों का खेलते वक्त अपने पहले मैच में उनके हाथ पैर नहीं कांपते, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होता कि ये मेरा पहला मैच है, आगे क्या होगा। और इसका कारण यह है कि वो खिलाड़ी, जो नए नए खिलाड़ी भी हमारे टीम में आ रहे हैं, वो पहले बहुत ही कॉम्पिटेंट फर्स्ट क्लास क्रिकेट हमारे देश में खेलते हैं, जो कि बहुत कॉम्पिटेंट है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में निखरने के बाद ये खिलाड़ी आईपीएल खेलता है, तमाम अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ पहले ही खेल चुका होता है और प्रेशर झेलने की आदत आईपीएल में सबसे पहले उसे पड़ जाती है। और तब वो भारतीय टीम में खेलने के लिए आता है। और नया होते हुए भी असल में वो नया नहीं, बहुत अनुभवी हो चुका होता है, क्योंकि उसका एक्सपोजर दुनिया के किसी भी और खिलाड़ी से कहीं ज्यादा है। तीसरा, भारत की मौजूदा टीम इसलिए भी अब तक की सबसे महानतम टीम है क्योंकि ये टीम 1 या 2 खिलाड़ियों पर निर्भर नहीं है। जैसा मैंने पहले आपको बताया, जब सचिन क्रिकेट खेलते थे तब देश के करोड़ों लोगों की उम्मीदों का ज्यादातर जो बोझ था वो उन पर ही होता था। इसी तरह की स्थिति उससे पहले युग में सुनील गावस्कर की थी। अगर बॉलिंग की बात करेंगे तो भी आपको ऐसा ही लगेगा। एक जमाने में कपिल देव हुआ करते थे और उसके बाद भी हमारी टीम में कभी भी 2 शानदार गेंदबाज एक साथ नहीं रहे। लेकिन रोहित शर्मा की इस टीम में यह बोझ सभी खिलाड़ियों में बराबर बट गया है। यानी एक जमाने में जो बोझ 1 या 2 खिलाड़ी उठाते थे, आज वो बोझ जो है वो 11 खिलाड़ियों में बराबर बटा हुआ है। इसलिए कोई भी खिलाड़ी इस दबाव में, बोझ में दबा हुआ आपको नजर नहीं आता। इसलिए ये जो टीम है जब खेलती है तो आपको कभी यह नहीं लगता कि यह टीम डरी हुई है। इस टीम के हाथ पैर कांप रहे हैं, यह टीम दबाव में चरमरा रही है। जबकि आप यह देखेंगे कि यह टीम हमेशा शांत रहती है और जैसे उसको पता होता है कि मैच में आगे क्या होने वाला है। चौथा पॉइंट यह कि पहले भारत को बल्लेबाजों की टीम माना जाता था, जिसमें हमारे पास बैटिंग में बहुत गहराई होती थी। लेकिन अब बैटिंग के साथ हमारी बॉलिंग में भी उतनी ही गहराई आ गई है और यह पहली बार है। इस समय भारत की गेंदबाजी ऐसी है कि अगर विरोधी टीम के बल्लेबाज मोहम्मद शमी से बच भी गए तो उसके बाद जसप्रीत बुमराह उनका विकेट ले लेंगे। जसप्रीत से बच गए तो मोहम्मद सिराज विकेट ले लेंगे। सिराज से भी बच गए तो कुलदीप यादव विकेट उड़ा देंगे और कुलदीप से भी बच गए तो रविंद्र जडेजा उनको छोड़ेंगे नहीं। यानी इतनी गहराई बॉलिंग में आ गई है। जितनी गहराई आज हमारे पास बैटिंग में है उतनी ही गहराई आज बॉलिंग में है और यह पहली बार ऐसा हुआ है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं होता था जब भारत के गेंदबाजों ने इस तरह हमें कभी मैच जिता कर दिया हो। क्योंकि पहले हम अपनी बल्लेबाजी से मैच जीते थे, हमारे बैट्समैन बड़े बड़े स्कोर करके
मैच जीते थे और हम जानते थे कि अगर आज हमारे बल्लेबाज चल गए तो हम मैच जीतेंगे, वरना नहीं जीतेंगे। और हमारे बॉलर, हमारे बल्लेबाजों का जो स्कोर होता था उसे डिफेंड नहीं कर पाते थे, लेकिन अब अपनी गेंदबाजी से मैच जीत रहे हैं और ये भारत की टीम में एक बहुत बड़ा बदलाव है। पांचवा और सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि भारत अब क्रिकेट की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बन चुका है। मैं तो यह कहूंगा कि भारत क्रिकेट की सबसे बड़ी फैक्ट्री है दुनिया का, जहां क्रिकेट का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबसे ज्यादा स्टेडियम्स हमारे यहां हैं, कोचिंग की सुविधाएं, क्रिकेट के मैदान, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, सब कुछ हमारे यहां है। क्रिकेट में मौके सबसे ज्यादा हमारे यहां है, सबसे ज्यादा पैसा है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतना ज्यादा कॉम्पिटेंट है जो शायद और कहीं नहीं होगा। क्रिकेट के सबसे ज्यादा फैंस हमारे देश में हैं, सबसे ज्यादा स्टारडम और सबसे ज्यादा पैसा भी हमारे ही देश में है। तो देखिए, हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं, सबसे पहली बात, दुनिया की सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग उनको मिलती है। दूसरी बात, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म उनको मिलता है, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग लीग लेवल पर, फर्स्ट क्लास के लेवल पर, आईपीएल के लेवल पर इतने सारे मौके हैं खिलाड़ियों के लिए जो और कहीं नहीं मिल सकते। सबसे ज्यादा, जैसे मैंने आपको कहा, स्टेडियम्स और क्रिकेट की जो दीवानगी भारत में है वो कहीं नहीं है, जिसकी वजह से स्टारडम मिलता है खिलाड़ी को, जो कि उसे और ज्यादा प्रेरित करता है, और पैसा तो है ही। और ये सारा जो कॉम्बिनेशन है, ये दुनिया में किसी भी और देश के खिलाड़ी को या टीम को नहीं मिलता। और यही कारण है कि आज भारत में हमारी क्रिकेट टीम एक हीरे की तरह चमक रही है, एक ऐसा हीरा जो सदा के लिए है। इसलिए ये जो क्षण है, ये जो युग है हमारे देश के क्रिकेट का, इसे आपको एंजॉय करना चाहिए। और भाग्यशाली हैं वो लोग जो इस टीम को इस क्षण में और इस युग में इतना शानदार प्रदर्शन करते हुए देख पा रहे हैं। इसलिए जी भर के इस मैच को देखिए जो फाइनल का होने वाला है अहमदाबाद में, और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ वर्षों तक, जब तक ये टीम इसी तरह से स्थापित रूप में है, तब तक ये टीम ऐसे ही और अच्छा परफॉर्मेंस देती रहेगी। और उसके बाद भी, जैसा हमने आपको कहा, कि हमारा टैलेंट पूल इतना बड़ा है कि अब हमें आगे आने वाले कई वर्षों तक सोचने की जरूरत नहीं है। आज आपको यह भी देखना चाहिए कि भारत के लिए वर्ल्ड कप खेलने वाले इन खिलाड़ियों को किसी आरक्षण की मदद से या किसी कोटे की मदद से इस टीम में जगह नहीं मिली है। अगर आप क्रिकेट के बाहर मैदान में जाएं तो हमारे देश में सबसे ज्यादा चर्चा किस बात की होती है? सबसे ज्यादा चर्चा होती है आरक्षण की, सबसे ज्यादा चर्चा होती है जातियों की। हर जाति ये चाहती है कि हमें और ज्यादा आरक्षण मिल जाए। हर जाति के लोग चाहते हैं कि आरक्षण की जो पाई है उसमें हम भी किसी तरीके से घुस जाएं। और हमारे देश में सबसे ज्यादा चर्चा होती है जातियों के बाद धर्म की। तो ये देश जो है ये धर्म में बटा हुआ है, ये जातियों में बटा हुआ है। आरक्षण हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। कोटा, हर व्यक्ति कोटा चाहता है, इस कोटे की सीट, उस कोटे की सीट। लेकिन अब आप ध्यान से देखिए, हमारी ये जो क्रिकेट टीम है, इसमें कौन सा खिलाड़ी आरक्षण से आया है? इस टीम में कौन सा खिलाड़ी कोटे से आया है? बल्कि ये खिलाड़ी बिना किसी आरक्षण के आए हैं, बिना किसी कोटे के अपनी प्रतिभा से इस मुकाम तक पहुंचे हैं। इसलिए ना तो इनकी जाति देखिए और ना इनका धर्म देखिए। ये टीम जो है, अगर आप देखेंगे, आपको भी नहीं पता होगा कि शायद कौन खिलाड़ी किस जाति का है, और कभी आप ये देखते भी नहीं होंगे उसको खेलते हुए, जब आप देखते हैं कि ये किस जाति का और किस धर्म का है। वो सिर्फ भारतीय है। और हर भारतीय जब हमारा कोई भी बॉलर विकेट लेता है तो ताली बजाता है, बिना ये देखे कि ये किस धर्म का बॉलर है और ये किस जाति का बॉलर है। जब हमारा कोई बैट्समैन शतक लगाता है, जब हमारा कोई फील्डर शानदार कैच पकड़ता है, तो क्या आप ये देखते हैं कि ये किस जाति का है? और जाति पहचान करके उसके बाद आप तय करते हैं कि कितनी तालियां बजानी है, या आप ये तय करते हैं कि ये किस धर्म का है और उसके बाद फिर देखेंगे कि तालियां जोर से बजानी है या धीरे धीरे बजानी है। इसलिए अगर असली भारत की आप बात करें, भविष्य के भारत की अगर आप बात करें, तो ये टीम असली भारत का जो सबसे सही प्रतिनिधित्व होता है वो ये टीम करती है। और शायद इसीलिए भारत की ये क्रिकेट टीम इस समय पूरी दुनिया में बेस्ट टीम है, सर्वश्रेष्ठ टीम है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें ना जाति चलती है, ना धर्म चलता है, ना आरक्षण चलता है। अब सोचिए, अगर पूरा भारत ऐसा हो जाए तो क्या भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश नहीं बन जाएगा? सोचिए, अगर क्रिकेट में भी खिलाड़ियों का चयन टैलेंट की जगह आरक्षण के आधार पर होने लगे, जाति के आधार पर होने लगे, धर्म के आधार पर होने लगे, तो क्या हम ऐसी टीम कभी बना पाते? इसलिए आज अपनी इस टीम से प्रेरणा भी लीजिए। और हम तो आज अपने देश के नेताओं को, पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये कहेंगे, इस टीम से प्रेरणा लीजिए। और ये मत सोचिए कि सिर्फ आरक्षण के नाम पर, लोगों को जातियों में बांटने के नाम पर ही आप चुनाव जीत सकते हैं, तभी वोट पड़ सकते हैं, बिना उसके भी वोट पड़ सकते हैं। बिना
जातियों में बांटे लोगों को बिना आरक्षण दिए भी पॉलिटिकल पार्टी और नेता चुनाव जीत सकते हैं। अब आपको वर्ल्ड वॉर के बारे में बताते हैं, जो आतंकवाद के नाम पर इस समय दुनिया के अलग अलग जगहों पर लड़ा जा रहा है। इजराइल की सेना ने गाजा के उसी अल शिफा अस्पताल का एक नया वीडियो जारी किया है, जहां बिजली और फ्यूल की सप्लाई रोकने पर संयुक्त राष्ट्र, WHO और मुस्लिम देश और पश्चिमी देशों में भी बहुत बड़े बड़े लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने, नेताओं ने, मीडिया ने चिंता जताई थी। संयुक्त राष्ट्र ने कहा था कि इजराइल इस अस्पताल को निशाना बनाकर यहां भर्ती छोटे छोटे बच्चों की जान ले रहा है, और इसके लिए इजराइल की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही थी कि इजराइल इतना क्रूर कैसे हो सकता है। लेकिन आज जब इजराइल की सेना इस अस्पताल में पहुंची तो उसने इस अस्पताल की MRI बिल्डिंग को अपने कब्जे में लिया। जहां पर MRI होते हैं, वो जो अस्पताल का वो विंग था, उसे अपने कब्जे में जब लिया तो पता चला कि इस अस्पताल की बिल्डिंग को हमास के आतंकवादियों ने अपना अड्डा बनाया हुआ था, और ऑपरेशन थिएटर में आतंकवादियों ने अपना कमांड रूम बनाकर रखा हुआ था। ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी नहीं होती थी, इलाज नहीं होता था। MRI जो सेंटर है, वहां पर MRI की मशीन नहीं थी, बल्कि हथियार थे। इजराइल लगातार यह बात कह रहा है कि हमास के आतंकवादी गाजा के लोगों के असली दुश्मन हैं, और ये सच्चे मुसलमान भी हो नहीं सकते। इन आतंकवादियों ने अपनी जिहाद के लिए ना तो अस्पतालों को छोड़ा, ना बच्चों के स्कूलों को छोड़ा, और ना ही मस्जिदों को छोड़ा। और आज इजराइल की सेना दुनिया को इसी का एक लाइव सबूत दिखाने की कोशिश कर रही है। और बड़ी बात यह है, इससे पहले हमास के आतंकवादी लगातार वीडियो जारी करते थे कि कैसे इजराइल की सेना अस्पतालों पर हमला करके छोटे छोटे बच्चों को मार रही है। अब इजराइल की सेना ने भी अपने वीडियो बनाने शुरू कर दिए हैं, और अब वो दुनिया को इन वीडियोस के साथ सबूत पेश कर रही है। ऐसा ही एक वीडियो इजराइल की सेना के एक प्रवक्ता ने, उनके एक सोल्जर ने अल शिफा अस्पताल से बनाया है। ये वीडियो आप देखिए, जिसमें सारे सबूत मौजूद हैं, और यही बात हम आपसे लगातार उस दिन से कह रहे हैं जब से ये युद्ध चल रहा है कि इन अस्पतालों का दुरुपयोग आतंकवादी कर रहे हैं। I am in the Shifa hospital, as you can see from the sign behind me, and as you can clearly see from the building. We are going to do a one-shot video, one shot, no editing, of all of the evidence that we have found just now in this building of the Shifa hospital. So we're inside the MRI center of the Shifa hospital. Let me show you a few examples. Security cameras have been obstructed. All of the security cameras are covered, and this isn't the only one. You'll see the rest of them here. Follow me as we go in, and we will see the MRI center and see the weapons that Hamas has hidden inside. As you can see, in an MRI room, I don't know when this was used the last time. I'll show you what our troops exposed just minutes ago. In military terms, this is a grab bag. Grab and go of a Hamas combatant, and if you zoom in and we get some light over here, what you will be able to see is military equipment. There is an AK-47, there are cartridges, ammo, there are grenades in here, of course uniform, and all of this was hidden very conveniently, secretly behind the MRI machine. The backpack was found in here, and it was also hidden behind the MRI machine. As you can see, the rest of the equipment here is proper hospital equipment, right? Bandages and medical gear. It seems as if there's no real shortage because there's a lot of equipment here, but all of the cameras have been obstructed. You can see there's black tape covering it. And when our troops open this closet here, which is in the main part of the clinic, this is what they found. These weapons have absolutely no business being inside a hospital. The only reason they're here is because Hamas put them here, because they use this place like many other hospitals. We found another grab bag. It's empty because we emptied it and cleared it so that we could use and see it. So this is where we found it, and here are the contents of the bag. The contents of the bag are full military kit for one Hamas terrorist. A live grenade, ammunition, fighting vest with insignia, boots, and of course uniforms, and last but not least,
standard AK-47. This is the bag that we found, and this is the stuff that was in it. Now, there's insignia, military insignia, a knife. For those of you who read Arabic, you'll be able to understand what it says here. But it's Hamas, the military wing, Kataib al-Qassam, of course a vest with equipment, and as always, an AK-47. And the last item, which I'm sure will be very interesting to analyze, is a laptop. We found it in the MRI room. This is how the laptop looks. I don't know who it belonged to, but now it is being analyzed by our Intel people. Tactical radio communications, which we will analyze. Lots of disks, which will be analyzed. ये दुनिया के इतिहास में शायद पहली बार हो रहा है जब आतंकवादी अस्पतालों से अब जिहाद कर रहे हैं, मस्जिदों से रॉकेट दाग रहे हैं, और अब तक एक भी मुस्लिम देश ने इसकी निंदा नहीं की है कि यह मस्जिदों का दुरुपयोग हो रहा है। अस्पताल में बच्चों को इलाज के लिए जहां ले जाया जाता है, वहां पर इलाज की बजाय आतंकवाद वहां से ऑपरेट हो रहा है, और यही हाल स्कूलों का भी है। अगर आप देखें तो आतंकवादी जो हैं वो हमेशा सेनाओं से एक कदम आगे निकलते हैं, हमेशा एक कदम आगे रहते हैं, क्योंकि आतंकवादियों के कोई नियम कानून नहीं होते। दुनिया भर की जो सेनाएं होती हैं वो एक अनुशासन में बंधी होती हैं, नियम कानून से बंधी हुई होती हैं, लेकिन आतंकवादियों पर ऐसा कोई नियम कानून नहीं होता, और आतंकवादी हर बार दुनिया की बड़ी बड़ी सेनाओं को आश्चर्यचकित करते हैं अपनी नई नई टैक्टिक्स के साथ। जैसे आपको याद होगा, कुछ वर्ष पहले जब लोगों ने सुइसाइड बॉम्बर्स के बारे में सुना भी नहीं था, आत्मघाती हमले के बारे में जब सुना भी नहीं था, तब उस जमाने में आतंकवादियों ने आत्मघाती हमले करने शुरू किए थे। यानी अपने ही ऊपर बॉम्ब लगाकर आतंकवादी ब्लास्ट कर दिया करते थे। उसमें आतंकवादी की जान तो जाती थी, लेकिन उसके साथ ही वो कई लोगों को लेकर मरता था। आपको याद होगा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या ऐसे ही हुई थी, एक सुइसाइड बॉम्बर ने उनकी हत्या की थी। तब लोग आश्चर्यचकित हो गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। दुनिया को पहली बार आतंकवादियों ने यह बताया। फिर आप देखिए, कभी दुनिया ने सोचा नहीं था कि हवाई जहाज से बिल्डिंग्स को टकराकर जब आप कि कोई आतंकवादी हमला प्लान कर सकते हैं। 9/11 का जो हमला हुआ अमेरिका में, वो ऐसा ही था। तब एक बार फिर आतंकवादियों ने पूरी दुनिया को चकित कर दिया। फिर आप देखिए मुंबई में जो हमला हुआ 26/11 का, कि क्या इस तरह भी हो सकता है जब होटल्स में आप हमला करेंगे और लोगों को बंधक बनाकर वहां पर रख लेंगे। पूरी दुनिया हैरान हो गई। एक के बाद एक जैसे मुंबई में हमला हुआ। हर बार आतंकवादी किसी नई सोच के साथ आते हैं, और अब आतंकवादियों ने, हमास के आतंकवादियों ने यह सोचा कि अब वो अपने अड्डे जो बनाएंगे वो बनाएंगे स्कूलों में, ताकि स्कूलों पर कोई और सेना हमला ना कर पाए, क्योंकि स्कूलों में बच्चे होते हैं। अब वो अपने अड्डे बनाएंगे अस्पतालों में, ताकि सेनाएं अस्पतालों पर हमला ना कर पाए, क्योंकि अस्पतालों में बेकसूर मरीज होते हैं। और अब वो अपना अड्डा बनाते हैं मस्जिदों में, ताकि अगर मस्जिद पर हमला हुआ तो पूरे देश में जो मुस्लिम देश हैं वो उनकी आलोचना करेंगे। तो ये युद्ध के नए नए टैक्टिक्स हैं, और ये हमेशा से अगर आप देखेंगे आतंकवादी एक कदम आगे रहते हैं और दुनिया भर के देशों की जो सेनाएं हैं वो पीछे पीछे रहती है। लेकिन इस बार इजराइल के जो सैनिक हैं वो इस अस्पताल में आतंकवादियों का अच्छी तरह से इलाज कर रहे हैं। आतंकवादियों को जिस भाषा में, जिस सर्जरी की जरूरत है इजराइल की सेना, वैसी ही सर्जरी उनकी इस अस्पताल में कर रही है। कूटनीति यानी डिप्लोमेसी क्या होती है? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कल अमेरिका में एक मुलाकात हुई, और यह वो मुलाकात थी जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी। और इसके पीछे दो बड़ी वजहें थी। एक तो देखिए, पहली वजह यह कि अमेरिका और चीन दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियां हैं, और दोनों की एक दूसरे से बनती नहीं है। दूसरा ये, इन दोनों देशों के रिश्तों में इस समय सबसे ज्यादा कड़वाहट है, और इस कड़वाहट का असर दुनिया के कई देशों पर पड़ता है। यानी इन दो देशों ने, इन दो महाशक्तियों ने दुनिया को असल में दो हिस्सों में बांट कर रखा है। एक वो देश जो चीन के साथ है, एक वो देश जो अमेरिका के साथ है। और ये दोनों ही देश एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते नहीं। लेकिन डिप्लोमेसी की दुनिया में जब इन दोनों देशों के नेता मिलते हैं तो वो तस्वीरें कैसे खिंचवाते हैं, वो मुलाकात कैसे करते हैं, कैसे मुस्कुराते हुए एक दूसरे का स्वागत करते हैं, कैसे रेड कार्पेट वेलकम दिया जाता है, कैसे हैंडशेक किया जाता है, कैसे स्वागत में उनको कहा जाता है कि आइए पधारिए, और कैसे ये बताया जाता है कि देखिए हम कितने बड़े नेता हैं, हम कितने बड़े डिप्लोमेट हैं, हमारी डिप्लोमेसी देखिए,
हमारी परिपक्वता देखिए, हमारी दोस्ती देखिए, हमारे चेहरे की मुस्कुराहट देखिए, हमारी बॉडी लैंग्वेज देखिए। देखिए आप, ये दो दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन होंगे, दो सबसे बड़े दुश्मन देश जो हमेशा एक दूसरे के खिलाफ कोई ना कोई रणनीति बनाते रहते हैं। आज उन दो देशों के नेता टेबल पर बातचीत के लिए और शांति के लिए, दोस्ती के लिए, मैत्री के लिए एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं और देखिए कैसे सुहाने बगीचे में टहल टहल कर शांति की बातें कर रहे हैं। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के पास हुई इस मुलाकात में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक दूसरे के साथ शानदार तस्वीरें खिंचवाई हैं और इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा था कि अमेरिका और चीन के बीच कोई टकराव नहीं है, प्रेम ही प्रेम है, दोस्ती ही दोस्ती है। और इसी मुलाकात में एक ऐसा मौका भी आया जब जो बाइडेन ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग की गाड़ी की तारीफ भी की, लेकिन इस तारीफ के बाद जब जो बाइडेन वापस लौटे तो उन्होंने शी जिनपिंग को एक तानाशाह भी बता दिया। यानी मुलाकात में तारीफ भी की, दोस्ती भी निभाई, मुस्कुराहट भी थी, बहुत गर्म जोशी के साथ हैंडशेक भी था और फिर असलियत भी थी। मुलाकात के बाद शी जिनपिंग को उन्होंने एक तानाशाह भी बता दिया उसी दिन। तो जब साथ साथ होते हैं तो अलग बात होती है और जब चले जाते हैं एक दूसरे की पीठ पीछे तब अलग बात होती है। इसे डिप्लोमेसी कहते हैं। डिप्लोमेसी में चार चीजें देखी जाती हैं। पहला, तस्वीरें खिंचवाना। दूसरा, हैंडशेक कितना गर्मजोशी के साथ हो रहा है। तीसरा, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उसमें दोस्ती दिखाई दे रही है या दुश्मनी दिखाई दे रही है, सहज है या असहज है। चौथा, ऐसी मुलाकात के वीडियोस जारी किए जाते हैं और असल में ये सारी बातें, सारी चीजें झूठी होती हैं और दुनिया को दिखाने के लिए ही की जाती हैं, क्योंकि हकीकत में इन्हीं देशों के नेता बाद में अपनी अपनी सेनाओं को लड़ाई जारी रखने के लिए चुपचाप आदेश भी देते रहते हैं। एक और बात आपने यहां देखी होगी, पुरुषों को अक्सर गाड़ियों का बड़ा शौक होता है, ऐसा कहा जाता है। और नेता चाहे कितने भी बड़े देश के नेता क्यों ना बन जाएं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति क्यों ना बन जाएं, गाड़ियों का शौक उनका कभी नहीं जाता। और आज जो बाइडेन ने जब शी जिनपिंग की गाड़ी देखी तो उस गाड़ी में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। गाड़ी की तारीफ किए बिना वो रह नहीं सके और दोनों नेता थोड़ी देर तक अपनी अपनी गाड़ियों के बारे में बताते रहे। शी जिनपिंग उन्हें अपनी गाड़ी दिखा रहे हैं, अपनी गाड़ी के बारे में बता रहे हैं और जो बाइडेन उन्हें अपनी गाड़ी के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि दोनों ये कह रहे हों कि मेरी गाड़ी आपकी गाड़ी से बड़ी है। जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच हुई इस बैठक में इजरायल और हमास युद्ध, यूक्रेन और रशिया का युद्ध, ईरान, आर्थिक समझौते, जलवायु परिवर्तन, ड्रग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चीन और अमेरिका के बीच बहुत तीखे मतभेद रहे हैं। दोनों नेताओं ने ताइवान को लेकर भी लंबी चर्चा की और चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और ताइवान एक ऐसे क्षेत्र में पड़ता है जहां के अधिकतर देश अमेरिका के करीबी हैं। इसलिए ताइवान को लेकर दोनों देशों के बीच अक्सर विवाद बना रहता है। तो ये पूरी दुनिया के बड़े बड़े इश्यूज हों, चाहे पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने की बात हो, चाहे पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज की बात हो या कोई और बड़ा मुद्दा हो, ये दुनिया के दो सबसे बड़े ठेकेदार हैं। सारे मुद्दों का ठेका इन्होंने ही ले रखा है और ये दो सबसे बड़े ठेकेदार आज आपस में मिले थे। हम आपको दिल्ली के प्रदूषण के आभूषण दिखाएंगे। प्रदूषण तो आपने बहुत देख लिया, लेकिन क्या आपने प्रदूषण के आभूषण देखे हैं? महंगे महंगे आभूषण। दिल्ली में प्रदूषण के नाम पर करोड़ों रुपए के स्मॉग टावर्स लगाए गए थे जो अब सिर्फ दिखावे के काम आ रहे हैं। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी यानी डीपीसीसी ने एक रिपोर्ट सौंपी है एनजीटी को, जिसमें यह बताया गया है कि दिल्ली में लगे स्मॉग टावर्स एक म्यूजियम बनाने के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन इन स्मॉग टावर से दिल्ली की जहरीली हवा साफ नहीं हो सकती। ये बेकार के हैं, इनका कोई फायदा नहीं है, इन्हें म्यूजियम बना देना चाहिए, ऐसा लिखा है। इस रिपोर्ट में आईआईटी बॉम्बे की एक स्टडी का जिक्र किया गया है जो कहती है कि दिल्ली में वर्ष 2021 में कनॉट प्लेस के पास लगाया गया स्मॉग टावर वायु प्रदूषण को कम करने में ज्यादा प्रभावी नहीं है। ये स्मॉग टावर 100 मीटर के रेडियस में 17% और 200 मीटर के रेडियस में ज्यादा से ज्यादा 12% प्रदूषण को ही कम कर सकता है। बड़ी बात यह है कि अगर सरकार फिर भी पूरी दिल्ली में ऐसे स्मॉग टावर्स लगाना चाहती है तो उसे दिल्ली के 1483 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में कुल मिलाकर 47,229 स्मॉग टावर्स लगाने होंगे, जिन पर सरकार का कुल खर्चा आएगा 11,80,000 करोड़ रुपए।
यह खर्च इतना है कि श्रीलंका जैसे देश का पूरा की पूरा कर्जा भी इसमें एक नहीं 3 बार माफ किया जा सकता है। और यह बात सिर्फ खर्चे की नहीं है। यह रिपोर्ट कहती है कि सरकार ने दिल्ली में हजारों स्मॉग टावर्स लगाने पर यह पैसा अगर खर्च कर भी दिया तब भी दिल्ली की हवा में ज्यादा सुधार नहीं होगा। इसलिए इस रिपोर्ट में दिल्ली के स्मॉग टावर्स को अव्यावहारिक बताया गया है और कहा गया है कि इन स्मॉग टावर्स से दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से ज्यादा राहत नहीं मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ अब आप सरकार को देखिए। सरकार ने जब दिल्ली में 25 करोड़ रुपए की लागत से ये एक स्मॉग टावर लगाया था तब कहा गया था कि ये स्मॉग टावर हवा में प्रदूषण के स्तर को कम कर देगा और लोगों को भी यही लगा कि सरकार दिल्ली का प्रदूषण कम करने के लिए कुछ क्रांतिकारी कदम उठा रही है। लेकिन अब यह पता लगा कि ये स्मॉग टावर्स हाथी के दिखाने वाले दांत की तरह है। ये दांत आपको दिखाई देते हैं और आपको लगता है कि इन स्मॉग टावर से प्रदूषण कम हो रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि ये स्मॉग टावर्स हाथी के दांत की तरह बहुत महंगे हैं और ऑड इवन स्कीम की तरह ही एक और दिखावा है जिससे दिल्ली की जनता बेवकूफ बन रही है। दिल्ली में अब तक कुल 2 स्मॉग टावर्स लगाए गए हैं, जिनमें कनॉट प्लेस में लगे स्मॉग टावर को पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फिर से शुरू किया गया। इससे पहले यह भी बंद पड़ा था। आज जब आप इस खबर को ब्लैक एंड व्हाइट में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिल्ली में पिछले कई वर्षों से प्रदूषण का कारण पराली है, गाड़ियों का धुआं है और कंस्ट्रक्शन का काम है। सरकार को अगर प्रदूषण कम करना था तो उसे सबसे पहले इन समस्याओं का समाधान ढूंढना था, लेकिन वो ऑड इवन और स्मॉग टावर जैसी स्कीम पर लगातार काम करती रही लोगों को दिखाने के लिए। और ऑड इवन लागू करके तो इस सरकार ने दिल्ली की जनता को बहुत परेशान किया है। जब आप और हम कोई बड़ी गलती करते हैं तो हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, लेकिन सरकारें जब गलती करती हैं तो उनसे कोई जवाबदेही नहीं होती, और अगर जवाबदेही होती भी है तो उसके लिए जनता को 5 साल का इंतजार करना पड़ता है। जब चुनाव होंगे एक दिन तो आप अपने एक वोट के जरिए सरकार से वो सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन बाकी के जो समय है उस समय तो आपको परेशान होना ही पड़ेगा। इसी स्थिति पर एक शेर बहुत सटीक बैठता है, उम्र भर वो यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर से बेहद खराब स्थिति में पहुंच गई है। हम इस वक्त मौजूद हैं बाबा खड़क सिंह मार्ग के स्मोक टावर पर, जो कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर से शुरू हो चुके हैं। लेकिन क्या ये स्मोक टावर वाकई कारगर हैं, ये समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जयधर गुप्ता, जो कि एनवायरमेंट एक्सपर्ट हैं। जयधर जी, सबसे पहले आपके फेस पर मैं ये मास्क जो है वो देख रहा हूँ, क्या वाकई इस तरीके की मास्क की अब जरूरत दिल्ली वालों को है? और ये जो स्मोक टावर है और उससे महज 10 मीटर की दूरी पर है, यहाँ पर अगर आप एयर क्वालिटी इंडेक्स देखेंगे तो 422 एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त इस एरिया के अंदर दर्शा रहा है, जबकि स्मोक टावर जो है वो काम कर रहा है और बेहद खराब स्थिति में, सीवियर कैटेगरी में इस वक्त पोल्यूशन का लेवल है। देखिए, मैं एक वेल डॉक्यूमेंटेड विक्टिम ऑफ एयर पोल्यूशन हूँ दिल्ली का। मेरे को ब्रोंकियल अस्थमा है, तो अगर मैं ऐसे मास्क नहीं पहनूंगा तो मेरे को अस्पताल ही जाना पड़ेगा नेब्यूलाइजर पे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो अच्छी तरह अपने आप को प्रोटेक्ट करें, यही एक तरीका है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 10 साल से ये जो एक युद्ध हम लड़ रहे हैं प्रदूषण के साथ, ये हम हार रहे हैं। मतलब हर साल हमें ऐसे लग रहा है कि हम और पीछे हट रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे इस युद्ध में। तो ये जो एक सोल्यूशन है स्मोक टावर का, ये सोल्यूशन नहीं है, ये एक सिंबल है कि मतलब हमारी हवा जहरीली है। उसके अलावा इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। यहाँ हम 10-15 गज के पे खड़े हुए हैं, हमारे पे इसके फिल्टर्स, इनके पंखों की जो शुद्ध हवा है वो आ रही है, और ये लेवल है अभी 370, बिल्कुल सिवियर लेवल है। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। ये तो एक मैसेज दिल्ली वालों को भेज रहा है कि आप अपनी प्रदूषित जिंदगियां बिताएं, डीजल की गाड़ियां खरीदें, फूकें डीजल, अंगीठियां जलाएं, तंदूर जलाएं। हम स्मोक टावर बनाते रहेंगे और आपकी गंदी आदतों को कवर करते रहेंगे। ये सोल्यूशन नहीं है। दिल्ली में 2 स्मोक टावर हैं, क्या लगता है कि वाकई कारगर हैं या इससे ज्यादा की जरूरत है? देखिए, ये सफेद हाथी है, और आप चाहे यहाँ एक हाथी में 23 करोड़ लगाएं या 50,000 हाथी लगाएं, ये सफेद हाथी ही रहेगा। ये सोल्यूशन नहीं है। अभी आपने गुप्ता जी को देखा, वो एक मास्क पहनकर यहाँ खड़े हुए थे और उनकी जो स्थिति है वो इतने बीमार हैं, उनके फेफड़े खराब हो गए हैं और उनकी स्थिति प्रदूषण की वजह से हुई है। और ये भगवान ना करे
लेकिन यही स्थिति आपकी भी आगे चलकर हो सकती है और आप भी चाहें तो अभी से इस तरह के पॉल्यूशन मास्क खरीद कर रख लीजिए और जब भी बाहर निकलें तो ऐसे मास्क पहनकर ही आप बाहर निकलें। कल यानी 17 नवंबर को मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है और मध्य प्रदेश में कुल वोटर्स की संख्या 5 करोड़ 60 लाख है। तो थोड़ा सा आपको हम तैयार कर देते हैं कल के चुनाव के लिए। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इन 230 सीटों में से 114 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी को 109 सीट मिली थी। इसके अलावा पिछली बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही मध्य प्रदेश में लगभग 41% वोट मिले थे, यानी दोनों बराबरी पर थे और दोनों पार्टियों के बीच सीटों में भी बहुत अंतर नहीं था। मध्य प्रदेश में कल 230 सीटों पर 2534 उम्मीदवारों के लिए वोट पड़ेंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 2534 उम्मीदवारों में से 727 उम्मीदवार करोड़पति हैं, 472 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं और 291 उम्मीदवारों के खिलाफ रेप और हत्या के भी गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में भले ही बीजेपी की कांग्रेस से कम सीटें थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की कुल 29 सीटों में से बीजेपी ने 28 जीत ली थी, 29 में से 28, जबकि कांग्रेस को इतना बढ़िया प्रदर्शन करने के बाद भी लोकसभा में सिर्फ एक सीट मिली। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मध्य प्रदेश में लगभग 59% वोट मिले थे और कांग्रेस को 35% वोट मिले थे। इससे यह पता चलता है कि मध्य प्रदेश जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो अलग तरीके से वोटर वोट डालता है और लोकसभा में उसकी पहली पसंद है प्रधानमंत्री मोदी। छत्तीसगढ़ में भी कल दूसरे चरण की 70 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो दो राज्य हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहां कल वोटिंग होगी। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इन 70 में से 51 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को 13 सीटें ही मिली थी, यानी बीजेपी बहुत पीछे थी। पिछले चुनावों में कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में जबरदस्त जीत मिली। उस समय राज्य की 90 में से 68 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीती थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 15 सीटों पर ही जीत मिल पाई थी। तो अब कल यह देखना होगा कि यहां इन दोनों राज्यों में क्या होता है। मध्य प्रदेश में अभी तक बीजेपी की सरकार है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। जब तक जिंदा है तब तक निंदा से न डरें, क्योंकि निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, लेकिन तारीफ तो मरने के बाद ही होती है।